What is friction? Friction is a force that opposes the motion of a body and acts between surfaces in contact. Force which opposes the motion and acts between surfaces in contact. कोई भी body lying on a surface तो यहाँ act होगी between the surfaces in contact. ठीक है? Simple question. हमने body पर force exert की and we find the body doesn't move. Reason चाहिए. फोर्स लगाई और बॉडी मूव नहीं हुई, इसका रीजन अपोजिंग फोर्स ज्यादा है. हाँ, ये ध्यान रखना है. अगर हम फोर्स इधर लगाएं तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगी और ये कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं होगी. ठीक है, ध्यान रखना. इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी एंड द बॉडी डजंट मूव, it means the frictional force balances the applied force. ठीक है, applied force friction से ज्यादा लगा सकते हैं बट फ्रिक्शन applied force से ज्यादा नहीं हो सकती. क्लियर? तो when we apply force on a body and the body doesn't move, तो फ्रिक्शन एक्ट हो रही है और वो applied force को बैलेंस करती है, इसलिए बॉडी मूव नहीं कर पा रही. क्लियर? Cause of friction. Cause of friction क्यों होती है? ये सब पढ़ा हुआ है आपने, पहले भी पढ़ा हुआ है. हाँ सर, the rough surface, the roughness of the surface. Okay. Two reasons have been given for friction. One is an old view, the other is the modern view. Note करो, cause of friction. It is due to the roughness of surfaces in contact. Roughness कह लो, irregularities कह लो of surfaces in contact. और second या और कह के भी करके लिख सकते हैं, और intermolecular attractions. It is due to intermolecular attractions. Interatomic intermolecular attractions. ये एक सरफेस है, इस पर दूसरी बॉडी रखी हुई है, तो दोनों के सरफेसेस के एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है, व्हेन यू प्लेस अ बॉडी ऑन अ सरफेस तो इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नाउ व्हेन यू अप्लाई फोर्स यू हैव टू ओवरकम दैट अट्रैक्शन, तभी बॉडी मूव करेगी. तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट हो रही है, दैट्स बेसिकली से इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर? और दूसरा, सरफेसेस में रफनेस होती है. दैट्स अ सरफेस ऑफ अ बॉडी. देखने में तो प्लेन लग रहा है बट माइन्यूटली चेक करें उसको तो सरफेस रफ होता है. ऐसे ही दूसरी बॉडी का सरफेस है, तो इनमें इंटरलॉकिंग हो गई. crests or troughs, they get interlocked. Now you have to bring the body out of these interlocks to bring it to motion. तो उसके लिए हमें कुछ मिनिमम फोर्स जरूर लगानी पड़ेगी. वेल दैट्स इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई. सवाल हमारा ये है, फ्रिक्शन डज इट or can it act when the body is at rest or will it only act when the body is in motion? Anybody? बॉडी रेस्ट पर है तब भी एक्ट होगी या सिर्फ तभी एक्ट होती है जब बॉडी मोशन में होती है? हाँ, तब भी होती है. प्लेस कर दिया और वो स्लाइड नहीं कर रही है, तो इट मीन सम फ्रिक्शन इज एक्टिंग. एग्जैक्टली. और अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, we have a body placed on a surface, we apply force and find that the body doesn't move.
तो अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन एक्ट हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो बॉडी फ्रिक्शनल फोर्स तब भी एक्ट होती है जब बॉडी रेस्ट पर हो। ध्यान दो, आई एम टेकिंग सर्टेन वैल्यूज, आपको ये वैल्यूज एग्जाम में कहीं नहीं लिखनी है, समझाने के लिए ले रहे हैं, और इनकी हेल्प से फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ इज इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकता है, पे अटेंशन। दैट्स applied force, frictional force. We haven't applied force, there is no frictional force, ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और देखा बॉडी मूव नहीं कर रही, नहीं कर रही इसका मतलब 1 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट हो रही है, क्लियर। We increase the applied force and find the body still doesn't move, तो हम फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी, द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, क्लियर। और बढ़ाया, ये और बढ़ गई, फिर इसको और बढ़ाया, ये और बढ़ गई, तो बॉडी अभी भी रेस्ट पर रहेगी। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको बढ़ाया बॉडी मोशन में आ गई, इट मीन्स द अप्लाइड फोर्स हैज नाउ एक्सीडेड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शनल फोर्स को चेक करेंगे तो क्या देखेंगे, ये थोड़ी सी कम भी हो गई, ये आप इंक्रीज करते जाएं, अब ये इंक्रीज होनी बंद हो गई, 9 न्यूटन अप्लाई कर दी तो इट इज स्टिल 5.6 न्यूटन। आ गया समझ में, ठीक है। वी आर इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट सर्टन स्टेज, यहां तक बॉडी रेस्ट पर रहेगी, इसके बियॉन्ड जब इंक्रीज की तो बॉडी मोशन में आ गई। अब आप इसको इंक्रीज करते जाओ, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज नहीं होगी, और जितनी मैक्सिमम थी एक्ट हुई थी उसे थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्लियर। वी कॉल this frictional force as static friction. Static means at rest. That's the frictional force acting when the body is at rest. और ये जो frictional force act हो रही है इसे क्या कहेंगे, Limiting friction. kinetic friction. Kinetic friction. The body is in motion and that's the limit. maximum जो act हुई तो इसे क्या कहेंगे, limiting friction। आ गया समझ में। डेफिनेशंस नोट करो पहले, फिर इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, force of friction acting when the body is at rest. Kinetic friction, it's the force of friction acting when the body is in motion. It's the force of friction acting when the body is in motion. Limiting friction, it's the maximum value of static friction. Maximum value of static friction. अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कोई बॉक्स है या कार को हम पुश कर रहे हैं तो शुरू में जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, बाद में फिर कम फोर्स लगानी पड़ती है। वंस द कार कम्स इनटू मोशन, फिर कम फोर्स से वी कैन कीप इट मूविंग, है ना ऐसा। कोई हैवी बॉक्स हो, इनिशियली व्हेन यू पुश इट यू अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स, बट एक बार मोशन में आ गया फिर हम कम फोर्स से उसको मूव कर सकते हैं, वी कैन कीप इट इन मोशन। Reason, once the body comes into motion, the friction slightly decreases. Due to inertia of motion, the body itself tends to remain in motion. खुद ही मोशन में रहने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें उसे मोशन में रखने के लिए फोर्स कम लगानी पड़ेगी, तो हम कह देते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस। इसे हम अगर ग्राफ से प्लॉट रिप्रेजेंट करें, कैसे कर सकते हैं ध्यान दिया जाए। The graph is important. That's applied force on this axis and that's force of friction. देखना ग्राफ समझ में आया, इन वैल्यूज की हेल्प से आप समझ सकते हो
इसको अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो रही है, एक स्टेज तक इंक्रीज हुई, उसके बाद थोड़ी सी डिक्रीज हुई और कांस्टेंट हो गई, शोन इन द ग्राफ। अप्लाइड फोर्स आप जितनी चाहे इंक्रीज कर सकते हैं, बट फ्रिक्शन इंक्रीजेज अप टू अ लिमिट। दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दिस रिप्रेजेंट्स काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। आ गया समझ में? क्लियर है? अपना नोट किया जाए। Right. Pay attention. We have a body lying on a surface. We need to apply some minimum force because force of friction acts. इसके ऊपर एक और बॉडी रख दी। Can we move it with the same force or do we need more force to move the body now? बहुत सिंपल था क्वेश्चन पूछा है। इन दोनों के सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन एक्ट हो रही है, दे आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हमने तो वी नीड सम मिनिमम फोर्स टू मूव द बॉडी, इसके ऊपर एक और बॉडी रख दें। कैन वी स्टिल मूव इट विद द सेम फोर्स और डू वी नीड मोर फोर्स? बड़े कॉमन सी बात है ये, कोई भी सब बता सकते हैं। हाँ, मोर फोर्स। इसका रीजन चाहिए। ऑब्वियसली एक बॉक्स रखा हुआ है, ज्यादा वेट है तो ज्यादा फोर्स लगेगा सर। ज्यादा वेट है तो ज्यादा फोर्स। सरफेसेस तो अभी भी वही के वही है कांटेक्ट में। सोचो थोड़ा सा। लेकिन वो तो आप कह रहे थे फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेसेस इन कांटेक्ट, है ना, उनकी रफनेस पर। तो सरफेसेस तो अभी भी वही है, तो फिर ज्यादा फोर्स क्यों चाहिए? वेट का तो आपने बताया नहीं कि वेट की वजह से फ्रिक्शन होती है। सर हाँ, क्या है कि वो दो ऑब्जेक्ट है ना, हाँ उनके बीच में फ्रिक्शन। बेटा, हाँ फोर्स, ये सरफेसेस इन कांटेक्ट तो ये हैं जो मूव कर रहे हैं। इस सरफेस पर ये बॉडी मूव कर रही है, तो इनके सरफेसेस लोगे ना, ऊपर वाले का सरफेस थोड़ी लेंगे। तो हमारा अब क्वेश्चन ये है, ये पक्का है, वी नीड मोर फोर्स टू मूव इट। तो अगर सरफेसेस वही कांटेक्ट में है तो फिर फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज हो? ज्यादा फोर्स चाहिए मतलब फ्रिक्शन इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। बट सरफेसेस अगर अभी भी वही कांटेक्ट में, व्हाई द फ्रिक्शन इंक्रीजेस? एनीबॉडी यू कैन थिंक एन आंसर? ओके, चलो हम इसे दो तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। आई एम टेकिंग सरफेसेस इन कांटेक्ट इनटू अकाउंट और देखते हैं उनमें क्या चेंज आता है, और फिर उसके कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स निकालेंगे। पे अटेंशन, वी गॉट अ सरफेस and a body lying on this surface. ठीक है, इमेजिन किया हमने, ये सरफेस है, ये एक बॉडी है, इसका भी सरफेस है, तो कुछ एटम्स, कुछ पोर्शन इसका इसके कांटेक्ट में है, तो वी नीड टू अप्लाई फोर्स क्योंकि इनमें फ्रिक्शन एक्ट होगी, ठीक है। अब जब हमने इस पर एक और बॉडी रख दी तो सरफेस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ ऐसे। कंसेप्ट है छोटा सा, वेट एक्ट हुआ ऊपर से, उससे क्या हुआ, ये एजेस जो थे इनकी शेप्स चेंज हो गई। कैन वी से द फ्रिक्शन इंक्रीजेस? यस, ठीक है, फ्रिक्शन ज्यादा हो गई। क्लियर, समझ आ गया? तो ऑल्दो द सरफेसेस इन कांटेक्ट appear to be same, they are not actually same, they have actually changed because of more weight of the body, ठीक है। और अगर सरफेसेस चेंज हो गए तो फ्रिक्शनल फोर्स भी चेंज हो जाएगी।
राइट, समझ आ गया ये? माय क्वेश्चन नाउ, अब अगर इसको हटा दें, से इफ वी रिमूव दिस बॉडी, सरफेस अब कैसा होगा, ऐसा या ऐसा? ऐसा, हाँ, वो बॉडी हटा दी। अब जब हटा दी तो अब कितनी फोर्स चाहिए, जितनी यहां चाहिए थी या जितनी इस सेकंड केस में चाहिए? कुछ सोचकर बोल सकते हो। फर्स्ट केस की, इसका मतलब ये सरफेस फिर ऐसा हो जाएगा? नहीं, तो अगर ऐसा रहेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा है, तो फोर्स ज्यादा चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तभी हो सकता है। तो ध्यान दिया जाए, हम जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उसकी शेप स्लाइटली चेंज हो जाती है, कुछ में ज्यादा भी हो जाती है, कुछ में कम होती है, कुछ में बहुत कम होती है। जैसे स्प्रिंग, यू स्ट्रेच अ स्प्रिंग, the length of the spring increases, release the force, it comes back to its original length. कंप्रेस करो तब भी यही होगा। रबर बैंड खींचो बड़ा हो जाएगा, छोड़ दो फिर वहीं आ जाएगा, ठीक है? तो फोर्स लगाने से बॉडी की शेप चेंज होती है, हर बॉडी की होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में बहुत कम होती है। इसको अगर हम खींचें तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, दिख नहीं रहा है, बट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके चेक कर सकते हैं, माइक्रोमीटर आते हैं, स्लाइट इंक्रीज इन लेंथ कैन बी मेजर्ड, तो देखकर बता सकते हैं कि कितनी चेंज हुई, बट चेंज हुई। द मोमेंट यू रिमूव द फोर्स इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिसिटी। हर बॉडी की प्रॉपर्टी है ये। सेम है, आपने वेट रखा, इस पर एक और बॉडी रखी, फोर्स लगी तो शेप चेंज हो गई। द मोमेंट यू रिमूव दैट फोर्स इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ड्यू टू इलास्टिसिटी। तो फ्रिक्शन फिर क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो वेट रखने से इंक्रीज हो गई थी क्योंकि सरफेसेस की शेप चेंज हो गई थी, और वेट हटाने से फिर वही की वही हो गई। क्लियर है ये पॉइंट, है ना, कि शेप में चेंज आ सकता है जिस वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है। ये एक थ्योरेटिकल आइडिया, हम अगर मैथमेटिकली इसको हैंडल करें, समझने की कोशिश करें, एक चीज बहुत क्लियर है, जितना ज्यादा वेट होगा, सेम शेप की एक और बॉडी ले लो, हैवी ले लो, वेट ज्यादा है उसका, तो यू नीड मोर फोर्स टू मूव दिस बॉडी, इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है। लाइटर बॉडी है तो फ्रिक्शन कम है, हेवियर बॉडी है तो फ्रिक्शन ज्यादा है। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड कर रही है? वेट पर। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? क्या होती है नॉर्मल रिएक्शन? ध्यान दें, we have a body lying on a surface, न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था हमने, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। बॉडी का वेट एक्ट होगा on the surface, the surface is going to apply an equal reaction force, we call that as, ठीक है, कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल आर से भी करते हैं। फिर से ध्यान दो, a body is lying on an inclined plane, वेट तो ऐसे एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, रिएक्शन फोर्स इधर होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। Since it's acting perpendicular to the surface, normal to the surface, we call it normal reaction. ठीक है, रिजॉल्व करो वेट को into two different components, one along the surface, another perpendicular to it. ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा, पढ़ा था ये हमने। ये कंपोनेंट कितना होगा? mg cos थीटा, और ये कितना होगा? mg sin, ठीक है। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगी, और यहां नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी?
mg cos theta theta। आ गया समझ में? इट्स अ रिएक्शन फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहां पर एक्शन फोर्स mg, तो रिएक्शन फोर्स r विच इज इक्वल टू mg। यहां अगर देखें, सरफेस रख, ये बॉडी रखी है, सरफेस पर ये फोर्स ऐसे लगाएगी, ठीक है, कितनी mg cos थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके अपोजिट होगी, तो r विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। ये दोनों वैल्यूज हमें ध्यान रहनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगी, ऑब्वियसली डेरिवेशन में भी यूज करेंगे। तो नोट करो डेफिनेशन, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। डायग्राम दोनों बनाए जाएं, वैल्यूज नोट की जाएं, r इक्वल टू mg एंड r इक्वल टू mg cos थीटा। तो क्या ऑब्जर्व किया गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, वेट पर, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्ट वेट के प्रोपोर्शनल नहीं होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, नॉर्मल रिएक्शन के। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, F is proportional to R, pay attention, F is proportional to normal reaction, or F equal to any constant mu into R. This mu is called coefficient of friction, और म्यू किसके इक्वल होगा, F बाय R। डिफाइन कैसे करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, लिख लो डेफिनेशन, इट्स द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। यूनिट क्या होगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, नो यूनिट्स, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो नोट करें इट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी ना कुछ, कौन कौन सी थी याद है, एंगल, एफिशिएंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये ध्यान में रखें। वी प्लेस अ बॉडी, will it move, will it slide, yes or no, हाँ, डिपेंड ऑन फ्रिक्शन। चलो क्या देखा हमने, इट डजंट स्लाइड, स्लाइड नहीं कर रही है, रीजन दो, फ्रिक्शन बैलेंसेस, फ्रिक्शन तो इधर एक्ट होगी, है ना, और इसका ये कंपोनेंट वेट का कितना होगा, mg साइन थीटा, ठीक है ना, ये हमने कई डायग्राम्स बनाए हैं, इधर mg cos थीटा और इधर mg साइन थीटा, तो फ्रिक्शन बैलेंसेस दिस कंपोनेंट ऑफ द वेट, तो बॉडी मूव नहीं कर रही, हम इसे मूव करना चाहते हैं, क्या करें, कोई आइडिया दो, हाँ हाँ, अप्लाइड फोर्स कैसे, हम तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, खुद ही लग रही है, ओके, इंक्लाइन प्लेन का एंगल बढ़ाओ, ठीक है, इसका एंगल इंक्रीज कर दो, एंगल इंक्रीज करोगे तो एक पर्टिकुलर एंगल पर ये बॉडी स्लाइड कर देगी, अगर ये एंगल उससे कम है फिर नहीं करेगी, और उससे ज्यादा है तो कर जाएगी, ठीक है, वी कॉल दिस एज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, मिनिमम एंगल इंक्लाइन प्लेन का at which the body just begins to slide, definition note की जाए, it's the minimum angle of the inclined plane at which a body placed over it just begins to slide, right, pay attention, weight mg,
नॉर्मल रिएक्शन इधर होगी, वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये एंगल थीटा होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा mg cos थीटा, और ये क्या होगा mg sin थीटा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, डायग्राम क्लियर है। इक्विलिब्रियम में व्हेन द बॉडी जस्ट इट्स अबाउट टू स्लाइड डाउन, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगी और ये दोनों फोर्स भी इक्वल होंगे, अपोजिट फोर्सेस दे आर ऑलवेज इक्वल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कह सकते हैं F किसके इक्वल होगा mg sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी mg cos थीटा। डायग्राम से समझ आ रहा है, क्लियर है एकदम। फ्रिक्शन mg sin थीटा के और नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, डिवाइड करो क्या आ जाएगा F बाय R, mg mg कैंसिल हो गया तो किसके इक्वल आ गया tan थीटा। व्हाट इज F बाय R, लिखना बंद कर दो, समझ लो, पहले लिखने का बहुत सारा टाइम देते हैं, फिर भी हम लिख, इसको लग रहा है मैं जल्दी से लिख के चली जाऊंगी, नहीं जान थोड़ी देंगे, तो समझ लो ना, पहले दोनों को डिवाइड करो क्या आ गया tan थीटा, F बाय R इक्वल टू tan थीटा। व्हाट इज F बाय R, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो F बाय R और एक tan थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ रिपोर्स। ठीक है जी, इसकी जरूरत पड़ेगी कुछ न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट we have a body, we apply force, ओके किधर लगाएं, इधर ही लगा देते हैं। फ्रिक्शन किधर एक्ट होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, फोर्स इधर होगी तो फ्रिक्शन उधर होगी। नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, समझिए ना, अगर हमने बॉडी पर इधर फोर्स एक्सर्ट की है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। ये जो एंगल होता है नॉर्मल रिएक्शन में और इस रिजल्टेंट में, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वी कॉल इट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डेफिनेशन लिखी जाए एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड resultant of force of friction and normal reaction। डायग्राम जरूर ड्रॉ करें। अगर ये F के इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल होगा, F के, है ना। चेक करना tan अल्फा किसके इक्वल आएगा, tan अल्फा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो किसके इक्वल होगा F बाय R, और F बाय R किसके इक्वल होता है म्यू के, तो म्यू ऑल्सो इक्वल टू tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। Methods to decrease friction: first, polishing the surface; second, use of lubricants; third, use of rollers, बॉल बेयरिंग्स यूज करते हैं, रोलर्स यूज करते हैं, व्हील्स यूज करते हैं, ये सब रोलर्स ही कहलाते हैं, इनसे फ्रिक्शन कम हो जाता है। कोई बस देखी हो जिसमें व्हील्स ही नहीं है, ऐसे ही चलाए जा रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, कैसे चलेगी। तो इसको इजीली मूव करने के लिए क्या करते हैं, फिर रोलर्स लगाते हैं। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, व्हाई वी यूज रोलर्स, रोलर्स जब यूज करते हैं तो जो फ्रिक्शन होती है दैट्स कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसलिए रोलर्स को यूज किया जाता है। तो नोट किया जाए ये पॉइंट, रोलिंग फ्रिक्शन
is less than sliding friction. तो जनाब ये थे फ्रिक्शन के बेसिक कंसेप्ट्स. डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल्स में हमें फॉर्मूले कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ती है. सो वी हैव अ क्वेश्चन. Body is lying on a plane and it slides. एक्सेलरेशन कितनी होगी हमें ये फाइंड करना है. ठीक है जी. तो क्वेश्चन नोट किया गया. अ बॉडी ऑफ मास m slides over a plane inclined at angle theta. Find acceleration if coefficient of friction is mu. अच्छा, अगर फ्रिक्शन ना हो तो वेट mg, दो कंपोनेंट्स, ये एंगल थीटा, ये कितना होगा mg, cos theta और ये कितना होगा. sin तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन कितनी होगी mg sin थीटा. एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, तो किसके इक्वल आ जाएगा g sin थीटा. ये हमने पहले भी पढ़ा था. ठीक है. अगर फ्रिक्शन नहीं है फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है. बट यहां क्वेश्चन में कह दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. तो अगर फ्रिक्शन है तो फिर एक्सेलरेशन कितनी होगी. पे अटेंशन. वी हैव वेट mg, resolve it into two components. ये कितना होगा mg cos थीटा, ये कितना होगा mg sin थीटा. और फ्रिक्शन इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन में. अब एक्सेलरेशन कितनी होगी फिर चेक करते हैं. नेट फोर्स किसके इक्वल होगी. ध्यान दो डायग्राम में, कुछ मत लिखो, ध्यान दो. mg sin थीटा माइनस f. आ गया समझ में. अब क्या हो गया, ठीक हो ना. हाँ. नेट फोर्स डायग्राम से देखो. फोर्स विद विच द बॉडी स्लाइड्स डाउन, mg sin थीटा माइनस f. क्लियर है. और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के. और f किसके इक्वल होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू r के. r द नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है. तो फिर ma इक्वल टू mg sin थीटा माइनस r किसके इक्वल होगा mg cos थीटा. mg कॉमन ले लो, क्या आ गया ये sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. m और m कैंसिल हो. तो एक्सेलरेशन इक्वल टू g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा. न्यूमेरिकल्स होंगे. Now suppose body is lying on an inclined plane. Same question. We need to push the body upwards. ऊपर ले जानी है. Up the plane. What minimum force is required to move the body up the plane? We need to find out. तो क्वेश्चन नोट किया जाए. Obtain expression for the minimum force required to move the body up an inclined plane. Coefficient of friction is mu. जी ध्यान दें. वेट mg रिजॉल्व करें
ये डायग्राम्स तो दिमाग में सेटल हो जानी चाहिए अब, है ना। ये कितना होगा mg sin थीटा। पे अटेंशन, अरा व्हेन वी ट्राई टू मूव द बॉडी अप द प्लेन, फ्रिक्शन किधर एक्ट होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। if we are moving the body up the plane, the friction will act in the downward direction. So the force required to move the body upwards कितनी होगी, mg sin theta plus f। चेक करना, समझ आया। No, sir. इस बॉडी का वेट mg sin थीटा इधर एक्ट हो रहा है, बॉडी अगर ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन किधर एक्ट होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप जब फोर्स लगाएंगे, यू नीड टू ओवरकम दीज टू फोर्सेस, mg sin theta and force of friction. So the minimum force required to move the body up the plane will be mg sin theta plus f। Okay, sir. ठीक है। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होती है, म्यू आर के। आर इज नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी, mg cos theta। So that's mg sin theta plus mu mg cos theta। इसमें से mg कॉमन ले लो, क्या आ गया, sin theta plus mu cos theta। So that's the minimum force required to move the body up the plane। क्लियर है, नोट किया जाए।